किस क्लास को लास्ट क्लास में जैसा कि आप सभी को भी पता है और मुझे भी पता है ना, क्या पढ़ाया था? एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। ठीक है, थोड़ा दो तीन चीजें हम पूछ लेते हैं, उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर फटाफट जवाब देने हैं। इंडिया के अंदर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की बात करते हैं। ठीक है, आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने हैं? मतलब थोड़ा मजा आना चाहिए। 129। ठीक है, नारब के अकॉर्डिंग, ठीक है, और नीति आयोग के अकॉर्डिंग 15। नीति आयोग का पहला नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। इसका चेयरमैन कौन होता है? पीएम होता है। कितने हैं टोटल? 15 है। 15 में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 7 यानी एस्टन प्लेट्यू हिल जोन। ऑयल सीड जोन कौन सा है? गुजरात। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप वाला, कोरस सीरियल्स वाला राजस्थान, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है, अगर हम बात करें नेट सोवन एरिया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, हाईएस्ट प्रोडक्शन, ट्रांसगैंगेटिक प्लेन जोन। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन? 10। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट ए का नाम क्या है? वेस्टर्न एड जोन, जिसमें क्या क्या आता है? बाड़मेर और जोधपुर आता है। काजरी कहाँ है? अफ्रीका है। एयू जोधपुर कहाँ है? फर्स्ट है। मेहरानगढ़ कहाँ है? फर्स्ट है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फर्स्ट बी की बात करते हैं तो फर्स्ट बी का नाम क्या है? नॉर्थ वेस्ट इरिगेटेड प्लेन जोन, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? और सम पार्ट ऑफ चूरू आता है। ठीक है, फर्स्ट सी का नाम क्या है? हाइपर एरिड और पार्शियल इरिगेटेड। इसमें क्या क्या आता है आपका? जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, थोड़ा धीरे है ना, ऐसा नहीं हो कि ये जो है ना खराब हो जाए ना। चलिए, इसके बाद में सेकंड ए की बात करते हैं। सेकंड ए का क्या नाम है? सेकंड ए का नाम क्या है? इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? वेरी गुड। सेकंड बी में ट्रांजिशनल प्लेन जोन ऑफ लूनी बेसिन। इसमें कौन कौन से आते हैं? जालोर, पाली, यहां तक हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम इतनी मधुर आवाज के अंदर इतनी जोर से चिल्लाते हो। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जोन की अगर हम बात करते हैं थर्ड ए। ठीक है, थर्ड ए की बात करते हैं तो थर्ड ए का जो नाम है, थर्ड ए का जो नाम है वो क्या है? थर्ड ए का नाम है सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन जोन। सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन जोन, इसके अंदर अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो आज हम जो है ना, सुनो, आज जो है अजमेर से जयपुर गए और जयपुर में जो है ना फुल जो है हमने ठोक कर क्या खाए? डोसा खाया। क्या खाया? डोसा खाया। ठीक है, तो अजमेर, जयपुर, टोंक, डोसा। ठीक है, ये सब किस में आते हैं आपके? सेमी एरिड डोसा। डोसा की क्या है? DUS है। ठीक है, चलिए कोई ना, DAUS है। जज्बा समझाया करो, है ना, फीलिंग को समझा करो। क्या है? यही है DAUSA, डोसा। चलिए थर्ड ए, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहली चीज कि थर्ड ए का नाम क्या है? तो सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन जोन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है? अजमेर है, जयपुर है, टोंक है, डोसा है। क्लियर है? इसके बाद में यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रारी कहां है? रारी कहां है? रारी का मतलब राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर है? दुर्गापुरा के अंदर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए SKNAU, वो भी कौन से जोन में है? जयपुर में है। ठीक है, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर, मालपुरा, टोंक में है। ठीक है, तो ये थर्ड ए के अंदर याद रखना है। अगर हम फोर्थ एक थर्ड बी की बात करते हैं, थर्ड बी का क्या नाम है? बोलो, आवाज नहीं आ रही यार। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसे कहा जाता है फ्लड प्रोन जोन। क्या कहा जाता है? फ्लड प्रोन जोन कहा जाता है। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ज्योग्राफी में एक चंबल नदी जो आती है, ठीक है, चंबल नदी जो है वैसे तो
मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है लेकिन चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, और आपका जो है कोटा, बूंदी, ठीक है, इसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस इलाके को कवर करते हुए यमुना नदी में जाकर गिरती है। यानी सबसे ज्यादा अगर रेनफॉल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन की अगर हम बात करें, जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, तो आपका भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है, बाढ़ संभावित क्षेत्र होता है। तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखना है, भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर ये किस में आते हैं, आपके थर्ड बी के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डीआरएमआर की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ रैपिड मस्टर्ड रिसर्च, जो कहां है, सेवर भरतपुर के अंदर है, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि इस डीआरएमआर की स्थापना से पहले जो है इसको कहा जाता था एनआरसी ऑन रैपिड एंड मस्टर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में, 1993 में। लेकिन इसको जो है रीनेमेड कर दिया गया, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 2009 के अंदर, और इसे जो है कर दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रैपिड एंड मस्टर्ड रिसर्च, जो कि कहां पर है, आपके सेवर भरतपुर में। कहां है, सेवर, और सेवर कहां है, भरतपुर में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल रिसर्च एनआरसीएसएस कहां पर है, एनआरसीएसएस कहां है, अजमेर, और अजमेर में अगर जगह पूछा जाए तो तबीजी में, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, क्लियर है, ये चीज आप सब लोग जानते होंगे। हाँ जी, क्या, धौलपुर भी इसी में आएगा, ठीक है, धौलपुर भी जो है इसी में आएगा, धौलपुर। भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जो है सब किस में आते हैं, थर्ड बी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एनआरसीएसएस अजमेर जो है कौन से जोन में लोकेटेड है, थर्ड ए के अंदर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा एनआरसी ऑन रैपिड मस्टर्ड रिसर्च किस में है, थर्ड बी के अंदर, ठीक है। अभी जो है क्या नाम इसका, डायरेक्टरेट ऑफ रैपिड मस्टर्ड रिसर्च, जिसको हम डीआरएमआर बोलते हैं। नाम कब चेंज हुआ था, 2009 में। स्थापना कब हुई थी, 1993 में। किस नाम से हुई थी, एनआरसी, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रैपिड एंड मस्टर्ड। इसी तरीके से एनआरसी ऑन एसएस की बात करते हैं, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, जिसकी स्थापना तबीजी अजमेर के अंदर हुआ था, और ये किस में आता है, आपके थर्ड ए के अंदर, ठीक है। ये दोनों जोन जो है वो आपको याद रहेंगे। फर्स्ट है आपका सेमी एरिड वेस्टर्न प्लेन जोन, और थर्ड बी जो है उसका नाम है फ्लड प्रोन जोन। एक बार लिख लेना, एक बार समझ लो पहले, उसके बाद लिख लेना इसको। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, क्या हो गया भाई इसमें, चलिए फिर आता है फोर्थ ए, ठीक है। फोर्थ ए की बात करते हैं तो फोर्थ ए का नाम जो है क्या है, ह्यूमिड जोन। क्या कहा जाता है, ह्यूमिड जोन कहा जाता है। और ह्यूमिड जोन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जो मेवाड़ रीजन है, मेनली मेवाड़ की अगर हम बात करते हैं, ये गलतफहमी है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को वागड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वागड़ कहा जाता है। जबकि मेवाड़ की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर राजसमंद आता है। पहली चीज याद रखना है, राजसमंद के बाद जो है आपका उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के बाद जो है आपका चित्तौड़गढ़, और एक और है आपका भीलवाड़ा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ रीजन, तो मेवाड़ रीजन मींस आपका राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये चारों डिस्ट्रिक्ट केवल मेवाड़ में आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये मेवाड़ के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ए का नाम क्या है, ह्यूमिड जोन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, मेवाड़ रीजन आता है। अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि एमपीयूटी कौन से में जोन में स्थित है, फोर्थ ए के अंदर। एमपीयूटी यानी कहां पर है, ये उदयपुर में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में एक आता है आपका फोर्थ बी को कहा जाता है साउथर्न ह्यूमिड जोन। कौन सा है, साउथर्न ह्यूमिड जोन। यदि आप इसको गूगल करोगे, ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स
ऑफ राजस्थान को अगर गूगल पे सर्च करोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो साइट है राजस्थान की, उसमें उदयपुर को जो है साउथर्न ह्यूमिड जोन के अंदर शो किया गया है। ठीक है, जो गलत है। इसका राइट आंसर क्या है आपका? 4th है। ठीक है, अगर कभी आपका आरसीए कॉलेज में जाना हो और एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में जाना हो तो वहाँ एक बहुत अच्छा सुंदर सा जो है मैप बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हो, या फिर एमपीयूटी की साइट पे जाओगे तब भी आपको उदयपुर जो है 4th एम में मिलेगा। ये 4th बी में नहीं है, ये बड़ा कंफ्यूजन है, लोग इसको जो है 4th बी में रखते हैं। ठीक है, साउथर्न राजस्थान की बात करते हैं तो साउथर्न राजस्थान में कौन कौन से आते हैं आपके? बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर आता है, और डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जोन है जिसके अंदर रबी मेज का कल्टीवेशन किया जाता है। तो कौन सी मेज का कल्टीवेशन कहां पर होता है? रबी मेज का कल्टीवेशन कहां पर होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। मेनली जो है आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर रीजन जो है वहां पर रबी मेज का क्या किया जाता है? कल्टीवेशन किया जाता है। और रबी मेज का जब कल्टीवेशन किया जाता है तो उसकी दो इंपोर्टेंट वेराइटी है, एक माही धवल है, माही धवल, एंड एक है माही कंचन। क्या है? माही कंचन। आदिवासियों की अगर गंगा नदी की बात करते हैं तो वो माही नदी को कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि प्रतापगढ़ के नीचे जो कांठल प्रदेश होता है, माही नदी का जो किनारा होता है, उसको हम बोलते हैं काठल का मैदान। ठीक है, और 56 का मैदान, आपने कई सारी चीजें सुनी होंगी। तो माही नदी जो है आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए निकलती है और गुजरात में जाती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी मैच का कल्टीवेशन कौन से जोन में किया जाता है? 4th बी के अंदर किया जाता है। ठीक है, और इसकी दो वेराइटीज हैं, माही धवल है और माही कंचन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं राजस्थान का, आपसे पूछा जाए कि माही सुगंधा वैरायटी का कल्टीवेशन कौन से जोन में किया जाता है, तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका? साउथर्न जोन। ठीक है, राइस के केस में, राइस के कल्टीवेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक वैरायटी है माही सुगंधा, माही सुगंधा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा जाता है, 4th बी का नाम क्या है? साउथर्न ह्यूमिड जोन है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर राइस का भी कल्टीवेशन किया जाता है और मेज का भी किया जाता है। रबी मेज का कल्टीवेशन के लिए जो वेराइटीज है वो माही धवल है और माही कंचन है। क्वेश्चन पूछा जाता है माही धवल, माही कंचन वेरायटी जो है मेज की कौन से जोन के अंदर फेमस है? तो याद रखना है 4th बी के अंदर। माही सुगंधा वेरायटी किसकी है? राइस की है। माही वर्ड लग गया, इसका मतलब तीनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी नदी। कौन सी है? जो माही नदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, और तीनों किस में आते हैं? साउथर्न राजस्थान में आते हैं। रेनफॉल होती है, यानी यहाँ पर क्या है? ह्यूमिड जोन है। ये चीज क्लियर रहेगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रबी मेज के कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, गोल्डन रे प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है? गोल्डन रे प्रोग्राम, जो कि 2009 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन रे प्रोग्राम किसके कल्टीवेशन से रिलेटेड है? तो किसके कल्टीवेशन से रिलेटेड है? रबी मेज। क्लियर है यहाँ तक? 4th ए और 4th बी। 4th ए यानी ह्यूमिड, इसके अंदर क्या आएगा? मेवाड़ आएगा। मेवाड़ के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। एमपीटी कौन से जोन में स्थित है? 4th ए के अंदर स्थित है। ठीक है, 4th बी की अगर हम बात करते हैं तो साउथर्न राजस्थान की बात होगी, ह्यूमिड जोन है। साउथर्न राजस्थान के अंदर मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को एक नदी टच करते हुए निकलती है जिसका नाम क्या है? माही नदी। यहाँ पर दो चीजों की ज्यादा इंपोर्टेंट खेती की जाती है, एक रबी मेज और दूसरा राइस है। रबी मेज के लिए जो दो वेराइटी है वो कौन कौन सी है? माही धवल है और माही कंचन है। रबी मेज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है 2009 के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम क्या था? गोल्डन रे या सुनहरी किरणें करके प्रोग्राम था। राइस की वेराइटी जो है उसका नाम क्या है? माही सुगंधा। ये चीज क्लियर है आपको? इसके बाद में लास्ट जोन जो बचता है आपका, वो है आपका 5th। कौन सा है? 5th जोन। ठीक है, और इसके अंदर आता है आपका हाड़ौती रीजन, और इसे कहा जाता है साउथ ईस्ट ह्यूमिड। हाइपर ह्यूमिड भी यहाँ पर कहीं कहीं मेंशन है, हाइपर ह्यूमिड। ठीक है, साउथ ईस्ट हाइपर ह्यूमिड जोन। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आता है आपका? हाड़ौती आती है, मतलब 12, कोटा और बूंदी। ठीक है, और झालावाड़। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कौन से जोन में लोकेटेड है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो या सिट्रस की बात हो। सिट्रस का कहां है?
नांता फार्म, और नांता फार्म कहाँ है? कोटा में, नांता फार्म। राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय जो है वो कौन से जोन में स्थित है? 5th में है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जिस तरीके से हमने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया के अंदर कहा था कि सबसे लार्जेस्ट जोन जो है वो कौन सा था? 7 नंबर का था। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट जोन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया जो है वो कौन सा है, तो कैसे याद रखना है कि राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे बड़ा जोन कौन सा होगा आपका? फर्स्ट सी। एक स्टार डाल के आप लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पर सबसे बड़ा जोन जो है वो कौन सा है? फर्स्ट सी है, जिसका 7.34 मिलियन हेक्टेयर जो है क्या है आपका? एरिया है। ठीक है, वो किसका है? फर्स्ट सी का, जो कि हाइपर एरिड है और पार्शियली इरिगेटेड है, जिसके अंदर जैसलमेर और बीकानेर आते हैं। ठीक है, यदि अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा रीजन जो है वो कौन सा है, सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, बताइए कौन सा है? 4th ए है, 4th बी है, या फिर आपका जो है 5th है? याद रखना है 4th ए है। कौन सा है? 4th है, सॉरी 4th बी, जिसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। ठीक है, ये जो है सबसे छोटा है। ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट, और ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट। ठीक है, 2.20 मिलियन हेक्टेयर के लमसम जो है इसका एरिया है, वो एरिया पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगी क्या? यहां तक क्लियर है? ये है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। फर्स्ट के अंदर 3 कैटेगरी है, बाकी के अंदर सबके अंदर 2-2 कैटेगरी, और 5th जो है वो अकेला है। फर्स्ट के अंदर एक ही अगर हम बात करते हैं तो बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, बाड़मेर जोधपुर वेस्टर्न पार्ट में है, एरिड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरिड वेस्टर्न प्लेन जोन कहा जाता है। फर्स्ट भी जो है गंगानगर हनुमानगढ़ की बात होती है, वहां पर इंदिरा गांधी केनाल है। दोनों जो है कुछ पार्ट जो है बीकानेर का, कुछ जो है चूरू का कवर करते हैं। इस वजह से जो है नॉर्थ वेस्ट इरिगेटेड जोन कहा जाता है। फर्स्ट सी की अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर आता है, इसलिए हाइपर एरिड है। बीकानेर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो इरिगेटेड होता है, तो पार्शियली इरिगेटेड है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ए की बात करते हैं तो सेकंड ए को इंटरनल ड्रेनेज जोन कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह यानी कांतली नदी यानी शेखावाटी रीजन। शेखावाटी मींस झुंझुनू, सीकर और चूरू। सेकंड बी की अगर हम बात करते हैं तो लूनी नदी, इंटरनल जोन ऑफ लूनी बेसिन, इसके अंदर पाली, जालोर और सिरोई। फोर्थ ए की बात करते हैं तो मेवाड़ वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके थर्ड ए की अगर हम बात करते हैं तो सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन जोन, जिसके अंदर आपका अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, टोंक है, ये सब किस में आते हैं? आपके थर्ड ए के अंदर आते हैं। थर्ड बी की अगर हम बात करते हैं तो जहां बाढ़ आती है, बाढ़ कहां आती है? आपके पूर्वी राजस्थान में आती है। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला रीजन आ जाएगा। फोर्थ ए की बात करते हैं तो फोर्थ ए की बात करते हैं तो ह्यूमिड रीजन यानी मेवाड़ की बात होगी। फोर्थ बी की अगर हम बात करते हैं तो आपका साउथ यानी 3 चीजें हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। फिफ्थ की बात करते हैं तो बाराकोटा, बूंदी, झालावाड़, जो कि साउथ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन राजस्थान के कवर हो गए। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। एक टर्म होती है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहा जाता है या इनको रीजन कहा जाता है। देखो, एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर तो मैंने कहा था कि किसी पर्टिकुलर लार्ज एरिया का क्लाइमेट कुछ सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप एंड कल्टीवार्स के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है या उसको डिटरमाइन करता है। तो उसको हमने क्या कहा था? एग्रोक्लाइमेटिक जोन कहा था। इंडिया को कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है? 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन की भी सब यूनिट, इसको भी जो है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि वहां की सोइल के बेसिस पे, वहां की टोपोग्राफी के बेसिस पे कि क्रॉप का रेस्पॉन्स क्या होता है, वहां पर कितना मॉइस्चर स्टोरेज होता है, कितने ग्रोविंग पीरियड्स होते हैं। ग्रोविंग डेज, एक वर्ड आता है ग्रोविंग डेज। ग्रोविंग डेज का मतलब ये होता है कि कितने दिनों तक सॉइल प्रोफाइल के अंदर मॉइस्चर जो है वो स्टोर रहती है, उसे कहा जाता है ग्रोविंग डेज। क्या कहा जाता है? ग्रोविंग डेज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोविंग डेज, सोइल के नेचर के बेसिस पर जो है इन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को भी सब यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहा जाता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग चीज है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन अलग चीज है। एग्रो का मींस क्रॉप, इकोलॉजी का मींस जो भी पारिस्थितिकी है, जो भी इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका इंटरेक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो क्रॉप प्लांट हमारे लिए क्या हो गए? लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। ये क्या हो गया? इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्वायरमेंट और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन
जिस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रो इकोलॉजिकल जोन बोलेंगे। अब यहाँ पर ये क्रॉप प्लांट है, ये डिसाइडेड होता है कि वहां पर ग्रोविंग डेज कितने हैं, कैसी सोइल की नेचर है, ठीक है, उससे डिसाइडेड होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया के अंदर टोटल एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं। तो एक आपने ब्यूरो का नाम सुना होगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कि कहां पर है, आपके नागपुर के अंदर है। और नागपुर कहां आता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है। इन्होंने इंडिया को जो है टोटल कितने जोन में डिवाइड किया है, 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, जो पहले 21 थे, ठीक है, अभी कितने हैं, 20 है। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीआर के अकॉर्डिंग इंडिया को टोटल कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया, तो 8। इन दो क्वेश्चन से ज्यादा तीसरा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, कौन कौन से हैं, कहां है, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कंफ्यूजन हो गया तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में और एग्रो इकोलॉजिकल जोन में। एग्रो क्लाइमेटिक जोन आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने हैं, 129 है। नारब के अकॉर्डिंग कितने हैं, 127 है। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 15 है। लेकिन एग्रो इकोलॉजिकल जोन आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने हैं, 8 है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग कितने हैं, 20 है, ठीक है। कई दफा जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चे जो अधिकांश कंफ्यूजन होते हैं वो इसी में होते हैं कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन को क्लासिफाई किया है या एग्रो इकोलॉजिकल जोन को क्लासिफाई किया है। तो मैंने कहा किस किस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस के बेसिस पर, ग्रोविंग डेज के बेसिस पे और सोइल की नेचर के बेसिस पर, ठीक है। लैंड को जो हम सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहा जाता है। क्लियर है क्या। जब सोइल की बात आ गई यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग की बात आ गई, ठीक है, तो इसके बेसिस पे कितने हैं आपके, 20 हैं। आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने हैं, 8 है। यहां तक समझ में आया क्या। ये आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान जो है और इंडिया का जो है कंप्लीट होता है। ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल नागपुर वाला है, इसका सब कैंपस यहां उदयपुर में। इसके 3 रीजनल स्टेशन हैं, एक जो है हमारा उदयपुर में है। आप कभी अगर यूनिवर्सिटी गए हो, एमपीयूटी गए होंगे, तो जैसे ही आप इधर प्रतापनगर की तरफ निकलते हो तो वहां पर एक रीजनल स्टेशन बना हुआ है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का, ठीक है, वो यहाँ पर है। तो इतना कोई क्वेश्चन अपन से नहीं पूछे। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो है रीजनल स्टेशन है, ठीक है। चलिए एक बार इसको लिखिए आप, थोड़ा फास्ट लिखना है ना। अकॉर्डिंग टू आईएमडी रेनफॉल डेफिसिट इज मोर देन, हाँ अच्छा एक और है क्या, लिखिए इसको। मोहित पिना, अकॉर्डिंग टू आईएमडी रेनफॉल डेफिसिट इज मोर देन 10% कंसिडर्ड टू बी विच टाइप ड्रॉट। आईएमडी ने 10% का तो कहीं मेंशन नहीं किया है दोस्त, इसने 25% से अगर कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ड्रॉट कहा जाता है। मॉडरेट कब कहा जाता है, मोर देन 25% और लेस देन 50%, और 50% से ज्यादा तो होता है तो सीवियर ड्रॉट कहा जाता है। रारी जयपुर दुर्गापुरा के अंदर है, ठीक है। रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर निकलोगे तो रारी मिल जाएगा, राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जिस तरीके से आपका क्या है आईआरआई है, उसी तरीके से राजस्थान में क्या है, रारी है। रारी जो है वो श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, ठीक है। और एसकेएनयू के जो वाइस चांसलर है कौन है अभी, डॉक्टर बलराज सिंह है, ठीक है। ये तो ठीक है, सुपरवाइजर मतलब अपने जेट लेवल के क्वेश्चंस हैं कि किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। सेमी एस्टर्न प्लेन जोन, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा। लिखा क्या, थोड़ा जल्दी लिखो। हरियाणा एडीओ का था, लॉन्ग टर्म एवरेज इसमें मेंशन करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, 10%, तब भी ये नॉर्मल मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। 10% वाला जो है वो नॉर्मल मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की कैटेगरी में आएगा। रारी में स्टाफ ही है सर। नागौर जो है वो कौन से जोन में आता है, नागौर जो है आपके आता है जो जोधपुर वाला रीजन है, कुछ पार्ट जो है इसका आपके जोधपुर में आता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है आपके किस में आता है। देखो नागौर की अगर हम बात करते हैं तो नागौर किस किस के पास में, आपके जोधपुर के भी पास में है और चूरू के पास में भी और बीकानेर के पास में भी। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नागौर के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाता है तो आपको किस में रखना है, फर्स्ट ए के अंदर वाले में ही रखना है, ठीक है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुका है, अब भजन लाल सरकार क्या करती है, उनको बनाए रखती है या फिर तोड़ती तो नहीं, मतलब बंद करती है ना,
हिमांशु लांबोरिया, पीजी का एग्जाम कब तक होता है? पीजी का एग्जाम कब तक होगा भाई? मई के अंदर होगा। चलो लिखा, जून में करवाएं? आ गया? कौन करवा रही इस बार यूनिवर्सिटी? चलिए लिख लिया क्या आपने? ये 4th है, ह्यूमिड जोन। थोड़ा फास्ट लिखो। फोर्थ को थोड़ा सा ह्यूमिड की जगह सब ह्यूमिड और लगा दोगे तो सही रहेगा। ह्यूमिड, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर जो है थोड़ा कम होता है। सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड जोन, ठीक है, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड हाइपर, 4th है। इंडिया के अंदर रबी मैच का कल्टीवेशन कौन से स्टेट में होता है राजस्थान को छोड़कर? रबी मैच का कल्टीवेशन इंडिया के अंदर जो है राजस्थान को छोड़कर और कौन से स्टेट? तुक्के दो तो थोड़ा सही से दिया करो। नहीं, बिहार में, ठीक है, बिहार, ठीक है, बिहार और राजस्थान के साउथ पार्ट में ना, साउथर्न राजस्थान। हाँ जी, हाँ, देखो वो सेटेलाइट अगर हम देखा जाए तो पूरे उसको कवरिंग को, लेटीट्यूड वाले रीजन को कवर किया जाता है, लेटीट्यूड को कवर किया जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका हिल हो या कुछ हो, केवल जो प्लेन जोन होगा, मतलब एक अपर सरफेस पे जाके जहां से इक्विलेंस होंगे उसी को कवर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई यूं है तो पहले इसको पूरा नापेंगे फिर इसको पूरा नापेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसको लेटीट्यूड ही किया जाता है, वर्टिकल कभी भी किसी का एरिया मेंशन नहीं किया जाता है। हाँ बोलिए। आपने माउंटेन में लिखवाया था कि सर ऊपर चढ़ते जैसे टेम्परेचर बढ़ता है माउंटेन में। हाँ नहीं सर, टेम्परेचर कम होता है ना माउंटेन विंड की। जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जनरली माउंटेन विंड क्या होती है कि ऐसी विंड होती है जब हम माउंटेन पर रहते हैं तो टेम्परेचर कम रहेगा ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो विंड कहां से कहां की ओर चलेगी, माउंटेन से वैली की ओर। इसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन विंड कहा जाता है या केटाबेटी कहा जाता है। क्लियर है? लेकिन मैंने कहा था कि जब माउंटेन्स के ऊपर से वार्म लेयर के मासेस जाएंगे, यानी लू वगैरह अगर निकलेगी, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब एयर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो वैली के कंपैरिजन में जो है वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वैली यानी घाटी वाला जो रीजन होता है, समतल वाला रीजन जो होता है, वहां के कंपैरिजन में माउंटेन का टेम्परेचर क्या रहेगा, जब एक टर्म उसमें लिखाई है कि जब एयर मासेस जो है माउंटेन के ऊपर से पासेस होते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उस केस के अंदर वैली विंड चलती है, ठीक है। ये मतलब टेम्परेचर जो है, कहा जाता है कि एयर मासेस जब फ्लो करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब लू चलती है और माउंटेन्स के ऊपर से भी निकलेगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर में तो इंक्रीमेंट होगा। लिखा क्या ये, गर्म हवा है। साउथ ईस्ट हाइपर ह्यूमिड जोन, बाराकोटा, बूंदी, झालावाड़। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑर्गेनिक फार्मिंग और सिट्रस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस याद रखना है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये आपको याद रखना है। अभी सर नए जिले बने उसके हिसाब से इसमें कोई नए जिले के आपके पिछले आगे 1.5 साल बाद भी अगर कोई वैकेंसी आएगी तो नए जिलों का जिक्र नहीं किया जाएगा अभी, है ना। बहुत रेयरेस्ट केस है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कौन किसकी कमेटी के बेसिस पर जो है नए जिलों का निर्माण किया गया है। राम लुबाया कमेटी के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। कोटा से कटेगा हमारा, हाँ मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। जैसलमेर अगर होता तो भाटी जी बड़े इत्मीनान से इसको बोलते कि नहीं सर जैसलमेर है। क्यों भाटी जी, हम बढ़िया सुखी है, सुखी है।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑर्गेनिक फार्मिंग झालावाड़ में है, सिट्रस का जो है नांदा फार्म में है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया जो है फर्स्ट सी जो है सबसे लार्जेस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद फर्स्ट आपके सुपरवाइजर में या फिर डब्ल्यूओ के अंदर। फोर्थ बी जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। ये तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, छोटे-मोटे तो कई बनते हैं किस जोन में हाईएस्ट रेनफॉल किस जोन में ऐसे। बिल्कुल, हाईएस्ट रेनफॉल अगर पूछा जाए तो वो भी किस में आएगी, फिफ्थ में आएगी, ठीक है। झालावाड़ आ गया इसमें। वो तो फिर हमारा कॉमन सेंस के हिसाब से करने बिल्कुल सारे पढ़े लिखोगे आप। बिल्कुल। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू किसी को पता है? आईक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलिजेंसी फिट ऑन। उम्र बराबर नॉलेज ऐसा कुछ। चलिए लिख लिया क्या आपने यहाँ तक? एक मिनट जल्दी लिखो यार। चलो थोड़ा सा सही है, 7.4 अच्छा 7.34 मिलियन हेक्टेयर। 7.34 मिलियन हेक्टेयर। सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर महाराष्ट्र। हाँ ये भी लिखिए। इसका 1966 होगा, कंफर्मेशन नहीं है, इसको एक बार देख लेंगे ना। 65 है पक्का, एक बार आप कंफर्मेशन कर लेंगे हम कि NNBSS LUP का एस्टेब्लिश्ड ईयर कौन सा है, ठीक है। राजस्थान के तो एटलीस्ट जितने भी हैं उनका आपको याद रखना है कि याद रखना है ना, चाहे CIH है तो 1993, CIH का 1996 है, CIH का जो है 1993 है, ठीक है। काजी का 1959 है, ठीक है। CSWRI का कितना है? 1962 है। तो लिख लिया क्या? लिखो लिखो। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। कितने ब्यूरोज है टोटल इंडिया के अंदर? 6 ब्यूरो है। चलो ठीक है, ये भी सही है। लिख लिया पार्टी जी? एक बार कंफर्मेशन कर लेंगे इसका कंफर्मेशन कर लेंगे, इसको मत लिखना। अगला है आपका एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। मेजर एंड माइन। आइडियल साइज की अगर बात की जाए एग्रो मेट्योरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसकी आइडियल साइज, ठीक है। एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी आइडियल साइज जो है नॉर्थ से साउथ की कितनी होती है? 60 मीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। जबकि अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट जो है वो कितनी होती है? 120 फीट होती है या फिर 40 मीटर होती है।
दो प्रकार की होती है, एक मेजर होती है, मेजर एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, और एक होती है माइनर एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। मेजर के अंदर जो है वो तीन कैटेगरी है, ए, बी एंड सी। ए को कहा जाता है प्रिंसिपल एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, बी को कहा जाता है ऑर्डिनरी एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी या एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेटरी, और सी को कहा जाता है ऑक्सिलरी एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसके बाद यदि हम डी इधर बात करते हैं तो यहाँ डी और ई है, ठीक है। देखिए एक बार देखना, एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी एक ऐसा स्थान होता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे या किसी भी कॉलेज में जाओगे तो एक एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वहां पर होती है। उसकी आइडियल साइज की बात करते हैं तो 60 मीटर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, और वेस्ट टू ईस्ट जो है वो कितनी होती है, 40 मीटर। 1 मीटर बराबर 3 फीट होते हैं, ठीक है, यानी 180 फीट, या फिर पूछा जा सकता है 120 फीट, ये चीज याद रहेगी। इसके बाद में ये दो प्रकार की होती है, एक मेजर होती है और एक क्या होती है, माइनर होती है। मेजर के अंदर तीन है, ए, बी और सी। ए को क्या कहा जाता है, एपी, यानी ए से क्या हो जाएगा, एपी, यानी प्रिंसिपल एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। बी क्या है आपकी, ऑर्डिनरी एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। सी क्या है आपकी, ऑक्सिलरी एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है और सी का नाम क्या है, या एक तरफ दे दिया जाएगा ए बी सी, आपको मैच करना है, ठीक है। माइनर की बात करते हैं तो माइनर में दो है, डी और ई। डी को कहा जाता है पायलट बैलून कम माइक्रोमेटो स्टेशन, ठीक है, और ई को कहा जाता है यूपोरेटिव एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। आपने सुना होगा कि जोधपुर के अंदर एक है लोकस्ट वार्निंग स्टेशन बना हुआ है, जो क्या करता है कि लोकस्ट का अटैक होगा या नहीं होगा तो उसके प्रिडिक्शन के लिए या उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो बनाया गया है जोधपुर के अंदर जो है। तो उस स्टेशन पर जो ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है उसका नाम क्या है आपके, पायलट बैलून कम माइक्रोमेटो स्टेशन। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लोकस्ट वार्निंग स्टेशन पर जो ऑब्जर्वेटरी है उसका नंबर कौन सा है, ये किस नंबर की होती है, डी नंबर की होती है, और उसका नाम अगर पूछा जाए तो जो सबसे बड़ा नाम है वो किसका है, आपके लोकस्ट का होगा, ठीक है। ई की बात करते हैं तो ई का नाम क्या है, यूपोरेटिव एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। अब इन ऑब्जर्वेटरी को मेजर और माइनर में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, ये किया गया है कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्डिंग किया जाता है। प्रिंसिपल एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी केवल ये कहाँ है, आपके आईएमडी में है, यानी नंबर ऑफ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है। लार्जेस्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो कौन सी आपकी, प्रिंसिपल एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है। क्लियर हुआ क्या। उसके बाद ऑर्डिनरी एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, और थर्ड है आपकी, सॉरी, ऑर्डिनरी, और थर्ड है आपकी ऑक्सिलरी एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गए या एग्रीकल्चर फार्म्स हो गए, अधिकतर फार्म पर जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सिलरी। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल किसका पार्ट है, मेजर का है या माइनर का है, एग्रीकल्चर फार्म पर कौन सी होती है, ठीक है। आइडियल साइज जो है एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी की कितनी होती है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। क्लियर है आप लोगों को ये चीज, एक बार आप इसको लिख लीजिए। क्या, एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी ऐसा पैलेस होता है जहां पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं, और उनसे एक टाइम इंटरवल के अंदर जो हम क्या लेते हैं, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, ठीक है। लिख लीजिए आइडियल साइज, मेजर एंड माइनर। ये क्या है, 40 मीटर 40 मीटर जो है इसकी दूरी होती है, वैसे इसकी जो एक आइडियल साइज बनाई जाती है कि एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है नॉर्थ से साउथ की जो इसकी डिस्टेंस है या लंबाई जो है वो कितनी होना चाहिए, 60 मीटर की होना चाहिए, ठीक है, और चौड़ाई कितना होना चाहिए, 40 मीटर होना चाहिए। ये इसका स्पेसिफिकेशन है। एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, मेजर एंड माइनर।
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकस्ट वार्निंग स्टेशन के लिए कौन सी ऑब्जर्वेटरी रेस्पॉन्सिबल है, तो कौन सी है? पायलट बैलोन कम माइक्रोमेटो स्टेशन। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो होती है वो ऑक्सिलरी एग्रोमेटोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज होती है, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिखो। ये जो मेजर और डी वाला है। हाँ, पायलट बैलून कम माइक्रोमेटो स्टेशन कहाँ पे? जोधपुर में है। माइक्रोमेटो मेटो। आप जोधपुर रहे हुए हो, मुझे कहाँ? नहीं, जोधपुर रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हर जगह घूमे हुए हैं। एग्रीकल्चर से लेके। नहीं, ये पता नहीं। मेरे को पूछ लो, देख लो किस तरह के इस बारे में क्या है। क्या लिखा पीछे? यस सर। नहीं सर। चलिए, इसके बाद में कुछ पॉइंट्स और हैं। आपने नाम सुना होगा, एक होता है आइसोटेक, आइसोबार, आइसोहेल, इसके बारे में सुना होगा। तो आइसो का मतलब होता है, इज अ ग्रीक वर्ड, इट मीन द इक्वल, ठीक है। यहां पर डिफरेंट टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं। आइसो बार, ठीक है। एक हो जाएगा आपका आइसो थर्म, एक हो जाएगा आइसो नेफ, ठीक है। एक हो जाएगा आपका आइसो टेक, एक हो जाएगा आपका आइसो हाइट, ठीक है, और आइसो, ठीक है। देखो, आइसो का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मैप की हम बात करते हैं, जैसे कि ये पूरा इंडिया है, ठीक है। अब इस इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे एरियाज है, कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल पॉइंट्स है जहां पर जो है वो इक्वल चीजें घटित हो रही है। जैसे मान लीजिए हमारा राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, माना कि ये यूपी है, ये बिहार है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर इक्वल चीजें अगर घटित हो रही है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसो वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि एक है आइसोबार। आइसोबार क्या इंडिकेट करता है कि ऐसे ज्योग्राफिकल पॉइंट्स जहां पर इक्वल क्या होगा, बार मतलब किसको मेजर करता है? प्रेशर को मेजर करता है। यानी इक्वल प्रेशर जोन को जो कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? आइसोबार। तो आइसोबार के आगे लिख सकते हैं कि ये किसको मेजर करता है? प्रेशर को मेजर करता है। आइसोथर्म, थर्म मतलब टेम्परेचर को, तो इसका मतलब टेम्परेचर के लिए ये यूज किया जाता है। नेफ की मैंने बात की थी, नेफोलॉजी, नेफोलॉजी मतलब क्लाउड कलर, क्लाउड कवर को, ठीक है। उसके बाद आइसोटेक और आइसोहाइट। आइसोटेक और आइसोहाइट की अगर हम बात करते हैं, आपको अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइए, आइसोटेक का यूज किसमें किया जाता है और आइसोहाइट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? विंड के लिए कौन सा है इन दोनों में से? आइसोटेक है। कौन सा है? आइसोटेक। विंड वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है आइसोटेक, और आइसोहाइट किया जाता है किसके लिए? रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन के लिए। इसको कैसे याद करना है? आइसोहाइट, हाइट का मतलब जब भी रेनफॉल होती है, मान लीजिए घर है, ठीक है, तो इस घर की छत पर से क्या आता है? वाटर नीचे गिरता है, यानी कितनी हाइट से वाटर जो है वो फॉल हो रहा है, ऐसा हम याद रख सकते हैं। तो हाइट का मतलब क्या हो जाएगा? किससे रिलेटेड है? रेनफॉल से। जबकि आइसोटेक किससे रिलेटेड है? विंड वेलोसिटी से। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आइसोटेक किसके लिए यूज किया जाता है और आइसो हाइट किसके लिए यूज किया जाता है। तो आइसोटेक किया जाता है विंड वेलोसिटी के लिए, और आइसो हाइट यूज किया जाता है आपके रेनफॉल के लिए। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में दो तीन चीजें और बाकी, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। आपने सुना होगा नाम साइक्लोन का, ठीक है। साइक्लोन का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोल सकते हैं? चक्रवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। तो जनरली क्या होता है, साइक्लोन कंडीशन के अंदर जो भी सेंटर होता है, इस सेंटर के अंदर क्या हो जाता है? लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर होता है।
और इसका मूवमेंट जो है, विंड का मूवमेंट जो है, ये क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो साइक्लोन के अंदर जो विंड का मोशन होता है, विंड मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। सेंटर में जो है प्रेशर की क्या कंडीशन होती है? सेंटर में प्रेशर क्या होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। इसके बाद में जो सेंटर का जो डायमीटर होता है, जब चक्रवात चलता है तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लार्ज एरिया को ये साथ में कवर करते हुए चलता है, ठीक है। तो इसका आई का डायमीटर, आई डायमीटर का मतलब है कि जो साइक्लोन का जो सेंट्रल पॉइंट है, इसका डायमीटर कितना रहता है, यानी ये कितने एरिया को कवर करते हुए चलता है। तो याद रखना है 23 किलोमीटर को, ठीक है। जब भी आपका साइक्लोन बनता है तो हमने कहा कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपसे पूछा जा सकता है कितना होता है, तो 20 to 70 मिली बार होगा। कितना होगा? 20 से 70 मिली बार होगा। आई का डायमीटर कितना होगा? 23 किलोमीटर होगा। एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं, तो साइक्लोन की जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 18 किलोमीटर पर हावर, यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर एरिया को कवर करता है? 18 किलोमीटर को। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं, किसके रिगार्डिंग? साइक्लोन के रिगार्डिंग। साइक्लोन क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर स्थान पर लो प्रेशर क्रिएट होता है तो विंड का मोशन क्या होता है? वर्टिकली होता है, फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विंड का मोशन किस डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए साउथर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन के अंदर विंड का मोशन कैसा होगा? जस्ट अपोजिट, वहां पर कौन सा होगा? क्लॉकवाइज होगा। सेंटर के अंदर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कितना होता है? 20 से 70 मिलीबार। आई का डायमीटर, यानी जो सेंट्रल में जो डायमीटर है वो कितना एरिया को कवर करती है? 23 किलोमीटर को। एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लोन कितनी होती है? 18 किलोमीटर पर हावर होती है। लेकिन आपने देखा होगा या सुना होगा कि अलग अलग देशों के अंदर इस साइक्लोन का नाम अलग अलग है, ठीक है। नोमेनकल्चर, ठीक है, नोमेनकल्चर ऑफ साइक्लोन। इंडिया के अंदर जो है ऑफ साइक्लोन, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर साइक्लोन को किसके नाम से जाना जाता है? साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। एक चीज आपने सुना होगा, कोई पूछता है कि टेप है ना, ठीक है। यानी टाइफून की अगर हम बात करते हैं, किसकी? टाइफून। तो टाइफून कहा जाता है आपका ईस्टर्न एशिया एंड फिलीपींस में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है साइक्लोन को टाइफून के नाम से कहां जाना जाता है? तो ईस्टर्न एशिया और फिलीपींस, यानी TEAP, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुरिकेन के नाम से कहां पर जाना जाता है? तो हुरिकेन के नाम से है ना, यानी H ना, नॉर्थ अमेरिका में। कहां पर? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। बेकुआई के नाम से कहां पर जाना जाता है? तो चाइना के अंदर, ठीक है। और विल्ली के नाम से जो है कहां पर जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मैच मेकिंग में कि इंडिया के अंदर साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोन। टाइफून के नाम से कहां जाना जाता है? ईस्टर्न एशिया और फिलीपींस में। है ना, यानी हुरिकेन्स के नाम से कहां जाना जाता है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। बेकुआ यानी चाइना के अंदर। विल्ली यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये चीज याद रहेगी क्या? साइक्लोन के अंदर जो है विंड का मोशन किस डायरेक्शन में होता है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होता है। बीच में लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है। कितना होता है? 20 से 70 मिलीबार होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। डायमीटर कितना है? 23 किलोमीटर है। इंडिया के अंदर साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोन। टाइफून के नाम से ईस्टर्न एशिया और फिलीपींस में। हुरिकेन्स के नाम से नॉर्थ अमेरिका। बेकुआ के नाम से चाइना में। विल्ली के नाम से ऑस्ट्रेलिया। मुझे बताओ कि यदि कोई साइक्लोन बनेगा तो सबसे पहली स्टेज क्या होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेजेस ऑफ साइक्लोन, फॉर्मेशन,
साइक्लोन फॉर्मेशन की स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लो प्रेशर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर में अगर कमी होगी तो डिप्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म, और थर्ड जो बनता है फाइनली क्या बनता है? साइक्लोन बनता है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है विंड स्पीड से रिगार्डिंग, विंड स्पीड, यहां पर विंड स्पीड क्या रहेगी? 16 किलोमीटर पर हावर। स्टॉर्म की जो विंड स्पीड होती है वो 60 टू 120 किलोमीटर पर हावर, और साइक्लोन की कितनी होती है? 120 किलोमीटर पर हावर। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने पहली स्लाइड में तो बताया कि एवरेज स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर हावर है, लेकिन साइक्लोन की आप बता रहे हो कितनी है? 120 किलोमीटर पर हावर। जब आपके सामने वर्ड लिखा हो एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लोन, क्या लिखा हो? एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लोन, तो कितनी है? 18 किलोमीटर पर हावर। यदि आपसे पूछा जाए सिंपली साइक्लोन की विंड स्पीड कितनी होती है? 120 किलोमीटर पर हावर। सबसे पहली स्टेज क्या है कि प्रेशर क्या होता है? कम होता है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रेशन, ठीक है। डेप्रेशन है तो विंड स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर हावर है। सेकंड स्टेज कौन सी है? स्टॉर्म, जिसमें विंड स्पीड कितनी होती है? 60 से 120 किलोमीटर पर हावर। थर्ड क्या है आपका? साइक्लोन है, जिसमें कितनी होती है? 120 किलोमीटर पर हावर। एवरेज स्पीड पूछी जाए तो कितनी है? कितनी है? 18। डायमीटर पूछा जाए तो कितना है? 23 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज याद रहेगा, एक बार आप इसको लिखिए। आईसो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने बात कर ही लिए हैं पर्टिकुलर के साथ। जैसे कि अगर हम बात करें बैरोमीटर, बैरोमीटर किसको मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। विंड वैन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, या कौन विंड वैन जो है वो किसको मेजर करती है? विंड डायरेक्शन को। विंड वैन जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसको मेजर करता है? डायरेक्शन को, ठीक है। एनीमोमीटर किसको मेजर करता है? विंड स्पीड को। चलिए, रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर किसको मेजर करता है? विंड स्पीड को। रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर में जो कप्स होते हैं उनका मोशन किस डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज। टोर्नाडो जो है वो हाई स्पीड की जो विंड होती है उनको हम टोर्नाडो बोलते हैं, यानी साइक्लोन का ही एक पार्ट है टोर्नाडो, ठीक है। छोटा रूप नहीं होता है। टोर्नाडो को अलग अलग कंट्रीज, मतलब साइक्लोन को जो है कुछ कंट्रीज के अंदर टोर्नाडो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइसोबार, प्रेशर को समझ में आया? आइसोबार क्या है कि मैप पर जो है इक्वल जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आइसोबार दो जगह है, ए, बी और सी, यहां पर इक्वल प्रेशर है, तो इन तीनों को जो कनेक्ट करने वाली लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार। एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल फिनोमिनास को क्या करती है? कनेक्ट करने का काम करती है, जिसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? आइसो वर्ड यूज किया जाता है। लिखा? देखिए, साइक्लोन सेंटर में प्रेशर कैसा होता है? लो। विंड का मोशन एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 20 से 70 मिली बार, आई का डायमीटर 23 किलोमीटर, एवरेज स्पीड जो है साइक्लोन की 18 किलोमीटर पर हावर। कहीं स्टार डाल के लिख लेना। एक चीज जो है हम इंपॉर्टेंट चीज लिखना भूल गए, ये फादर जो है वो कहीं भी आप मेंशन कर लेना। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है? डीएन वालिया है। कौन है? डीएन वालिया है। एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया के कौन है? एलए रामदास है। क्लाइमेटोलॉजी का कौन है? कोपेन है। वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी का मेंशन नहीं है। इंडिया के अंदर फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया कौन है? प्रोफेसर एलए रामदास। एलए रामदास। मेट्रोलॉजी के कौन है? डीएन वालिया। क्लाइमेटोलॉजी के कौन है? कोपेन। ये तीनों वर्ड भी आपको याद रखना है। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी डीएन वालिया, हाँ जी। 23 किलोमीटर एरिया को कवर करता है जब साइक्लोन चलता है, तो ऐसा जो है साइंटिस्टों ने बताया है।
आई डायमीटर, आई का मतलब इसका आंख का जो डायमीटर है, ऐसा कहा जाता है कि जो सेंट्रल पॉइंट है उसको आई कहा जाता है, ठीक है, ई वाई ई। फादर याद रखना है, एल ए रामदास के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जेआरएफ 2020 एग्रोनॉमी में क्वेश्चन आया था कि फादर ऑफ एग्रोमेटोलॉजी इन इंडिया कौन है, एल ए रामदास है। फादर ऑफ मेटोलॉजी कौन है, डीएन वालिया है, ठीक है। कई बुक्स के अंदर जो है इसको ल्यूक होवार्ड भी दे रखा है, लेकिन ल्यूक होवार्ड इसका राइट आंसर नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी के फादर कौन है, कोपेन है। लिखा क्या, थोड़ा जल्दी लिखो। उसको सुनामी कहा जाएगा, वाटर के अंदर आएगा तो वाटर का मोशन अगर विंड के साथ होता है तो उसको सुनामी कहा जाता है। सुनामी टू सुनामी इसके लिए नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ठीक है, सुनामी का भी। सुनामी को कैसे लिखते हैं, तू सुनामी है ना, टी यू लिखा जाता है। हाँ, विंड का वाटर मोशन का होता है मेनली, लेकिन कहीं ना कहीं जो इफेक्टिव कॉजिंग का है एटमॉस्फेयर प्रेशर। लिखा क्या ये, चलिए नोमेनक्लेचर, हाँ कोपेन। भाई थोड़ी आवाज थोड़ी इतनी कम किया करो कि पास वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और लिख लो, सिंपल में लिख लेना इनको। ऑफ ओशन, नीनो, अल ई एल, अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो का मतलब होता है एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ ओशन को क्या कहा जाता है, अल नीनो कहा जाता है। और ला नीनो का मतलब होता है एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ ओशन। अगर अल नीनो फिनोमिना होता है तो इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के अंदर अगर ये हुआ है तो ड्रॉट अकेयर होगा, और यदि ला नीनो आया है तो मोर रेनफॉल। मोर रेनफॉल, ठीक है। अल नीनो जो है वो स्पेनिश वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है चाइल्ड क्रिस्ट, ठीक है। हाँ जी, किसका, जोर से बोलो। आपने लिखा ना क्रोलिंग, क्रोलिंग कहाँ लिखा है, एबनॉर्मल वार्मिंग है ये, कूलिंग, कूलिंग, एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ ओशियन, एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ ओशियन। अल नीनो जो है एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ ओशियन जो होती है उसको क्या कहा जाता है, अल नीनो। ला नीनो का मतलब है एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ ओशियन। इंडिया के अंदर ड्रॉट जो है किस सिचुएशन में आता है, जब अल नीनो आता है, ठीक है। और ला नीनो अगर आएगा तो क्या होगा, मोर रेनफॉल होगा, ठीक है। एक वर्ड और लिख लेना, अल नीनो जो है किस लैंग्वेज का है, अल नीनो जो है स्पेनिश वर्ड है। कौन सा है, स्पेनिश, जिसका मतलब होता है चाइल्ड क्रिस्ट। क्या होता है, चाइल्ड क्रिस्ट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, आप अच्छे से लिख लेना। नीनो जो है वो दो प्रकार का है, अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो का मतलब है एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ ओशियन। अगर इंडिया के अंदर अल नीनो आता है इसका मतलब ड्रॉट कंडीशन होगी, और एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ ओशियन को कहा जाता है ला नीनो, और इसकी वजह से इंडिया में मोर रेनफॉल होती है। अल नीनो जो है एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, चाइल्ड क्रिस्ट होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको। एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ ओशियन, ओशियन, ठीक है, हाँ ए, ओशियन, एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ ओशियन, एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ ओशियन, ठीक है। ये दो चीजें याद रहेगी। नीनो जो है दो प्रकार के हैं, एक अल नीनो है, एक ला नीनो है। अल नीनो का मतलब है एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ ओशियन। अगर ये फिनोमिना होता है तो इंडिया के अंदर ड्रॉट आता है, और एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ ओशियन को ला नीनो कहा जाता है, इसकी वजह से मोर रेनफॉल होती है। अल नीनो जो है स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब चाइल्ड क्रिस्ट होता है, चाइल्ड क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब क्या,
क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह का बच्चा, ठीक है। ईसा मसीह मतलब सूखा दिया हैं? क्रिश्चियन हो आप? इसकी वजह से पार्टी सूखा। अच्छा, चलिए चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। ये आपका एग्रोमेटोलॉजिकल जो है पार्ट पूरा कवर हो चुका है। इसके बाद में जो है अगर कुछ चीजें बाकी रहेगी और भी एक है इसके बाद, चलो नीनो जो है वो दो प्रकार का है, अल नीनो और ला नीनो। नीनो का मतलब फिनोमिना से रिलेटेड जो है वर्ड यूज किया गया है। नीनो का जो है घटना होता है, इवेंट होता है। इसे कहा गया है अल नीनो। कब कहेंगे? जब ओशियन जो है एबनॉर्मली क्या होते हैं, वार्म होते हैं, तो इसको हम कहा जाता है अल नीनो। इसकी वजह से इंडिया में क्या आता है, ड्रोट आता है। ला नीनो का मतलब है एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ ओशियन। इसकी वजह से क्या होती है, मोर रेनफॉल होती है। अल नीनो यानी जो EL वर्ड है, इसका मतलब है स्पेनिश वर्ड है और चाइल्ड क्रिस्ट की वजह से होता है। जनरली ये दिसंबर के महीने में अकेर होता है, तो उस वजह से क्या कहा जाता है, अल नीनो कहा जाता है। ठीक है। स्टेजेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन। हाँ, माइक ऑन ही है। स्टेजेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन, लो प्रेशर, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। एग्रोमेटोलॉजी यहाँ पर आपकी खत्म होती है। इसके बाद आप एक पेज खाली छोड़ देना। कभी कभी अगर मान लीजिए अपन को कुछ पॉइंट्स याद आएंगे इससे रिलेटेड, तो अपन साथ में लिख लेंगे। और भी कभी आपको भी कई नई चीजें एडिशनल मिले कहीं से, तो आप वहां पर लिख सकते हो। कल की क्लास में हम इरिगेशन को स्टार्ट करेंगे। इरिगेशन रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ के आना उसको। हाँ जी, ये वाला स्टेज ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में जो साइक्लोन बनता है, जो चक्रवात बनता है, वो कब बनता है कि पहली चीज तो कि जो सेंटर में है विंड, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और मोशन ऑफ विंड क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। कंप्लीट साइक्लोन फॉर्मेशन की 3 स्टेजेस है। पहला मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे साइक्लोन की स्पीड भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। विंड की स्पीड जब 120 किलोमीटर पर हावर से ज्यादा होती है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज को क्या कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। विंड की स्पीड यदि 60 से 120 किलोमीटर पर हावर है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्टॉर्म कहा जाता है। और लो प्रेशर या डिप्रेशन स्टेज कब कही जाती है, जब विंड की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से कम हो या फिर 60 किलोमीटर पर हावर हो, तो इसे क्या कहा जाता है, लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन कहा जाता है। ये सब आपके ब्यूफोर्ट स्केल के क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। सर एग्रोमेटोलॉजी में इक्विपमेंट वाला पोर्शन है, चलो इसको हम सनसाइन रिकॉर्डर वगैरह का डायमीटर और हाइट क्या होता है किसी क्लास के अंदर 5 मिनट में ये काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल जो है आप थोड़ा सा इरिगेशन वाला पार्ट देख के